हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईयूएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 31। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम करेंगे इम्यूनोबायोलॉजी ऑन इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, चाहे यूपी बोर्ड को, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सब्जेक्ट में इम्यूनो बायोलॉजी है यानी इम्यून सिस्टम के विषय में है तो ये काफ़ी चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इसमें वो बहुत कुछ जान भी सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपका डिस्प्ले भी जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो ये आपके लिए डबल डोज के समान हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इस चैप्टर में जो है हम बहुत कुछ जानेंगे, जो है ह्यूमन सिस्टम के विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कितने टाइप्स की है। ठीक है, एक नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है और जो पासिव क्या होती है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे जो इस चैप्टर में है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईयूएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next is the types of immunity. There is the most important, the types of immunity. There are the main two types of immunity. Naturals is a innate, is a genetical from a birth and acquired development during to lifetime. There is the most important immunity here. First is the natural and innate immunity. A healthy individual is generally immune to the potential of harmful microorganisms by a number of very effective mechanisms. These mechanisms are termed to innate or natural immunity. The innate defense consists of three main components. There are physical barrier is a prevent entry of germs, and second is a phagocytic cells are dealings with the germs with their enter, and the soluble component is a component. There is the most important. The first of all is the physical barrier. The physical barrier here, it is the first line of defense. It is a mean to the preventing to the entry of pathogen into the body. And the skin, the outer tough layer of skin is formed to the content of, and almost the impermeable of germ. The mucous is a gland is the skin is generated on the acidic environmental by the producing lactic acid which kill many pathogens. And the epithelial lining of the various organs, there are respiratory tracts and alimentary tracts is the gut, and there is urinary genital tracts have exerted to the epithelium cells layer covered by a protective mucous lining. In the respiratory tracts, the cilia is covered with to the external surface of epithelium cell, continues to the beat of board and to about there are nasopharynx, and there are help to be expel particle of pathogens. Epithelial cells are constantly renewed, and there is a removal expel pathogens along on their surface. There is a body secretion. The body secretions such as the sweats and secretions from the eyes also ward a pathogens, and other body fluid contain a molecules which are the bactericidals that is capable of kill of bacteria. Example of sporomyces in a semi-fluid is a hydrochloric acid in a gastric juice. There is the most important for the hair body secretion is the respiratory system, alimentary canal system, and skin. If the germ is somehow enter the body to the avoiding the physical barrier of body, there is the other two main defense of mechanism come into the
P is a pathocytosis, and there is a bactericidal effect of the soluble chemical is a factor affecting to the known as the complement system, which are described below. There is a phagocytic cells here. A phagocytic cells is when to the microorganisms are enter to particles such as the colloidal carbon enter to tissue fluid or blood stem, and they are very rapidly is invaded and destroyed by the phagocytic cells. Such cells may be either be circulating in a is a body fluid or may be defined in a some tissue. This phenomenon is called to the phagocytis. Literacies mean to the eating by their cell. The information there is a destruction digestion of microorganism assigned to be a two major types of cell, namely to the macrophages is a content WBC and is a macrophages. There are macrophages, liver and spleen. There is the most important here. Here is an important feature of the is a phagocytic cell. There is a rapidly is referred to a foreign molecules as a foreign agent is oncoming to the contact or which they come in a contact with. They are contain a digestive enzyme to the breakdown important to the materials. They are important link between to innate and acquired immunity described to below. There is a third is a complement system here. The complementary system is the group of protein known as the complementary provide to another innate immunity mechanism for a killing microbes without a perverse is a phagocytosis. Complement system is a stimuli is a complex system consists of at least 20 protein. There is the most important of complementary system is a complement system stimuli. A complex system consists at least 20 protein. Some of the complementary component is a designing by their letter C is a flowing by the number. The most pivotal and most abundant component is a C3. The complement and maybe also act also options is the C36 as options is their types of antibody was binding to the antigen on the virus. The virus or bacterium as a facility there is a sequent ingestion by their pathocytic cells. Such antibody can also causing to direct destruction of microbe by making their membranes weakest. तो यहाँ पर प्रतिरक्षा के प्रकार के विषय में है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार। देखिए प्रतिरक्षा के दो प्रकार के होते हैं तो आपको भी पता है कि एक तो होता है प्राकृतिक जो सहज रूप से जो है बच्चों को बर्थ के समय प्राप्त होती है, और एक जो होता है उपसर्जित यानी जो हम जीवन काल में कभी भी जो है बच्चों को जो है इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए टीकाकरण करवाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहते हैं पहला जो है जो जन्मजात होती है जो अनुवांशिक जन्म से ही निर्धारित होती है वो प्राकृतिक कहलाता है, और प्राकृतिक कई मानने में बच्चों के लिए वरदान सिद्ध भी हो सकता है और वरदान भी रहता है। तो अगर हम देखा जाए प्राकृतिक सहज प्रतिरक्षा जो है रोध क्षमता कैसे करती है। देखिए एक स्वास्थ्य व्यक्ति स्वयं को हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से कई प्रभावकारी क्रियाविधि द्वारा बचाता है। इस क्रियाविधि को जो है सहज प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से आपको प्रतिरक्षा तंत्र जो है विकसित हो चुका है। सहज रक्षा के तीन मुख्य घटक होते हैं। एक तो होता है आपको भारी अवरोध यानी रोगाणुओं के प्रवेश को रोकने वाली, एक होता है जो है भक्षकाणिका कोशिका यानी प्रवेश करने वाले रोगाणुओं के साथ उचित व्यवहार किया जाए, और एक होता है विलय यानी विलयशील घटक यानी जिसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है किसमें जो जन्मजात हमारा ह्यूमन सिस्टम होता है। सबसे पहले अगर हमारे समक्ष आता है तो शारीरिक अवरोध। देखिए शरीर के प्रति अवरोध क्या होता है, ये प्रथम रक्षा पांति है। इसका आशय ये है कि रोगाणु को शरीरों में प्रवेश करने से रोकने वाली रक्षा पांति है। देखिए इसमें सबसे पहले आ जाता है श्वसन तंत्र, दूसरा आता है आहार नाल, तीसरा होता है त्वचा। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्षमता में प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में। इसमें त्वचा की बात किया जाए तो त्वचा की बाहरी सतह परत जो होती है कैराटिन पदार्थ की बनी होती है, यानी ये कैराटिन पदार्थ की बनी होती है और रोगाणुओं के लिए लगभग उद्दीप्त होती है। त्वचा की जो सीबम ग्रंथि यानी तेलिया ग्रंथि जो होती है लैक्टस अम्ल उत्पन्न करके अम्लीय वातावरण का निर्माण करती है जो कई रोगाणुओं को नष्ट कर देने के लिए काफ़ी सक्षम होती है। उसके पश्चात विभिन्न अंगों को जो है एपिथेलियम परत कहते हैं, यानी विभिन्न अंगों को जो है एपिथेलियम परत यानी श्वसन पक्ष आहार पथ जो है मूत्र जनन पथ में बाहरी एपिथेलियम परत होती है जो एक
जो है रश्मि श्लेष्मा परत से ढकी रहती है। श्वसन क्षेत्र की जो है एपिथेलियम परत को ढकने वाली जो है पक्षाभ लगातार ऊपर की तरफ नासाग्राहसनी की ओर गति करते रहते हैं और इस प्रकार जो है कणों को रोगाणुओं को बाहर निकलते रहते हैं। एपिथेलियम कोशिकाओं का जो है सतत रूप से जो है नवीकरण होता रहता है और उनका निष्कर्षण उनकी सतह पर फंसे जो रोगाणुओं को जो है भी निष्क्रिय कर देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है शारीरिक स्वेद। देखिए शारीरिक स्वेद क्या होती है, कहते शारीरिक के स्वेद जैसे पसीना व नेत्र स्वेद जो है रोगाणुओं को दूर भगाए रखते हैं। अंततः देह तरल पदार्थों में भी ऐसे अणु मौजूद होते हैं जो बैक्टीरिया या नाशी यानी जीवाणुनाशी होते हैं, अर्थात वे बैक्टीरिया को मारने में समर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए शुष्क तरल में जो है स्पोमाइनर जठर रस में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि पाया जाता है, जो कि शरीर स्वेद को रोकने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना योगदान देता है। बात करते हैं अगर यदि हम जीवाणु के शरीर के जो है शारीरिक बाध्य तंत्र को बचाकर शरीर में प्रवेश भी चले जाते हैं और दूसरी ओर मुख्य जो है प्रतिरक्षा तंत्र अपना अपना जो है काम संभाल लेते हैं। भक्षाणु क्रिया और जो है विलयशील रासायनिक कारकों को जो है जीवन नाशक प्रभाव जिसमें सम्मिलित रूप से पूरक तंत्र यानी कॉम्प्लीमेंट तंत्र भी कहलाता है, जिसकी वर्णन नीचे दिया गया है। अब बात करें हम दूसरी पॉइंट की, तो भक्षकाणु कोशिका आती है। देखिए भक्षाणु कोशिका क्या होती है, जब सूक्ष्मजीवी और निष्क्रिय कण जैसे कोलाइडल्स कार्बन उत्तक द्रव्य या रक्त प्रभाव में पहुंचाते हैं तो ये जो है भक्षकाणु कोशिका द्वारा जो है शीघ्रतापूर्वक निगल कर नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसी कोशिका या तो शरीर तरल पदार्थों में संचलित होती है या कुछ उत्कों में जो है अवरुद्ध भी हो जाती है। यह घटना जो है भक्षकाणु क्रियाओं का जो है कोशिका कर्षण यानी कोशिका अशन भक्षक कोशिका क्रिया यानी फेमोसाइटोसिस कहलाती है। शाब्दिक रूप से अगर कोशिका जो है द्वार भक्षण या जो है सूक्ष्म जीवों का निगलना जाना जाता है तो नष्ट भी किया जाना अर्थात पचा भी लिया जाता है। तो दो मुख्य प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें हम सूक्ष्म भक्षकाणु मैक्रोफाजिस मुख्य श्वेत रुधिर कोशिका और महाभक्षकाणु मेजोफाज युकृत प्लेह में कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है जो है भक्षकाणु कोशिकाओं के विषय में। अगर बात करें सूक्ष्म भक्षकाणु को तो ऐसी श्वेत रक्त कोशिकाएं जिनमें दो या दो से अधिक पाली यानी लोब्स पाली केंद्रक होते हैं, ये आकार में छोटे और अल्प जीवित होती है। महाभक्षकाणु जो होती है कोशिकीय भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो आकार में बड़ी और दीर्घजीवी होती हैं और ये लगभग सभी अंगों और उत्कों में पाई जाती है। लेकिन अगर विशेष रूप से ये फेफड़े और यकृति पहिए में पाई जाती है तो ये फेफड़े और यकृत में जो है पाया जाना इसकी विशेष गुणों को दर्शाता है। अगर बात करते हैं भक्षकाणु कोशिकाओं के मुख्य गुण के बारे में तो ये बाहरी आणविक एजेंट के संपर्क में आते ही जिनके संपर्क में आते हैं उन्हें तेज़ी से जो है निगल जाते हैं। निगलते गए पदार्थों के जो विखंडित करने के लिए इनमें पाचक एंजाइम भी होता है। ये सहज और उपसर्जित प्रतिरक्षा के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य भी करते हैं। उसके पश्चात है पूरक कंपोनेंट तंत्र। देखिए कंपोनेंट जो है इसकी आखिरी है जो कि हम क्या कर रहे हैं नेचुरल इम्यून सिस्टम के विषय में बात कर रहे हैं जो कि हमारा जो है जन्मजात ही उत्पन्न होता है। तो कंपोनेंट भी जो है उसी के एक उदाहरण है। कहते हैं पूरक तंत्र जो है प्रोटीन तथा समूह जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट नाम से भी जाना जाता है दूसरी प्राकृतिक सहज प्रतिरक्षा प्रणाली है जो कि सूक्ष्म जीवों के जो है कोशिका श्वसन के बगैर को मार देती है। पूरक तंत्र का जो है अत्यंत जटिल तंत्र है जिसमें न्यूनतम 20 प्रोटीन होते हैं यानी 20 प्रोटीन इसमें पाया जाता है। कुछ कंपोनेंट घटकों के जो है लिखने का तरीका यही है कि अंग्रेजी के अक्षर सी के बाद कोई एक अक्षर संख्या दी जाए। सबसे मूलभूत सर्वाधिक जो घटक है C3 है। कंपोनेंट घटक जो है अगर देखा जाए C36 की जो है भांति कार्य भी करती है और ऑप्सांस एक प्रकार की जो है रोग प्रतिरोधक है जिसके विषाणुओं और जीवाणुओं के प्रतिजनन के संयोजन कर उनके भक्षक कोशिकाओं द्वारा निगले जाने की सहज बनाता है। ऐसे प्रतिबिंब सूक्ष्म जीवों की झिल्ली के जो है क्षेत्रमय बनाकर भी उसकी सीधा विनाश किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। आप देखते हैं कि जो मानव द्वारा विकसित इम्यून सिस्टम कौन कौन से है उसके विषय में क्या है हमारे लिए देखते हैं। The next is the most important acquired immunity. There is acquired immunity is artificial immunity. It is the immunity is a mediated of lymphocyte and characterized by antigen specific for memory. On the is acquired immunities is there may be a growth about it is individually in the too many way by the infections so that is antibody are produced against the infected agent and by their delivered to the artificial immunizations and this is a term to the activity of acquired immunity.
and the by transfer for active immunize an individual through their blood serum component etc. This is called to the passive acquired immunity. That is the most important. They have first here the active acquired immunity. The active acquired immunity due to the infection fall into two general category. Some infections such as the diphtheria, whooping, coughing, smallpox, and the mumps usually are introduced to the lifetime immunity. Is a patent once recovered does not be get a disease is a sequentially. Another disease such as a common cold, influenza, bacillus dysentery, and the pneumococcus pneumonia confer immunity for the shorter period and sometimes only for a few weeks. The next here is a passive acquired immunity. There is the most important. It may be developed in the following way. The transfer of the antibody means IgG from to the mother into the fetus across the placenta. And the next is a breastfeed children also receive to the antibody from to mother as a milk. And polished human immunoglobulins is also used as a source of antibody in a is a number of cases including measles as an infection and infection of hepatitis. And the fourth is a human immunoglobulins is also give to the patient with the constitutional inability to be a make a antibody globulins. There is the most important here for the artificial antibody. यदि हम बात करें उपसर्जित प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में तो हमें पता है कि यह प्रतिरक्षा लसिका कोशिकाओं के मध्यस्थता से होती है और इसकी विशेषता यह है कि प्रतिजनन की विशेषता जो एवं समरण शक्ति के विषय में ये हमें बताती है। किसी व्यक्ति में उपसर्जित प्रतिरक्षा मुख्यतः निम्न दो तरीकों से हो सकती है। एक तो होता है संक्रमण द्वारा ताकि संक्रमण जो है कारक के विरुद्ध एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाए, इससे सक्रिय उपसर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। एक जो है सक्रिय रूप से जो है प्रतिरक्षी व्यक्तियों के खून, सीरम्स, घटकों आदि के स्थानांतरण द्वारा इसे निष्क्रियता जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। पर जो उपसर्जित प्रतिरक्षा का मतलब दोस्तों यही होता है कि इंसान ने इसका स्वयं विकास किया है। क्योंकि हमने नेचुरल तो हमें पता ही है कि नेचर जो होता है जो जन्मजात हमें प्राप्त होती है, लेकिन ये जो होता है फ्यूचर में जो है हम इंजेक्शन के थ्रू हम अपने शरीर में जो है इसको विकास करने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर आता है सक्रिय रूप से जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए क्या है ये, तो इसमें यही है कि संक्रमण द्वारा सक्रिय रूप से जो है प्राप्त प्रतिरक्षा दो सामान्य वर्गों में बांटा गया है। कहते हैं कुछ संक्रमण जैसे जो है डिप्थेरिया, कुक्कुर खांसी, चेचक, जो मूलन स्रोत या ग्लोसुलेसा यानी मप्पस आदि जो है सामान्यतः जीव भर की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अर्थात रोगी एक बार अगर ठीक हो जाए तो पश्चात पुण्य रोग से पीड़ित नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि ये आर्टिफिशियल होती है और ये जो होता है एक बार कोई बीमारी हो जाए, जैसे कि आपको पता है कि स्मॉल पॉक्स में भी कुछ इसी तरह को देखा गया है। अन्य रोग जैसे सर्दी, फ्लू, जीवाणु, पेचिस, अतिसार और निमोनिया अपेक्षित कम अवधि के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। कभी कभी केवल कुछ ही सप्ताह तक ये रहते हैं। उसके पश्चात अगर दूसरी बात देखा जाए तो दूसरी बात आती है निष्क्रिय रूप से जो है उपसर्जित प्रतिरक्षा, यानी इसमें देखा जाए तो प्रतिबिंब उदाहरण जो है आईजीजी का स्थानांतरण माँ से अपरा के द्वारा भ्रूण में होता है और माँ का दूध पीने वाले बच्चे माँ के दूध से एंटीबॉडी प्राप्त कर सकते हैं। एकत्र मानव इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो है मिला जुला कर भी उसको मामलों में एंटीबॉडी के सूत्र की भांति काम में जो है लाया जा सकता है, जैसे खासरा संक्रमण, विकृत शोध संक्रमण से। और मानव जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रोगियों को भी दिया जाता है जिनमें ग्लोबुलिन एंटीबॉडी निर्माण में जन्मजात अक्षमता होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। The next topic is active immunization is a vaccination. There is active immunization means vaccination. The people had observed to the past that individual was recovered from the content diseases are protected from the lifetime foreign occurrence and there gives arise to the concept of immunizations. Edward Jenner introduced the vaccinations in the 1796 using to the cowpox to be a protest against the smallpox. There is the most important experiment for the Edward Jenner is the vaccinations. To object of vaccination introduced to the attitude of germs into body, their body is then to generate to the specific population of memory cell. These as memory cells can be rapidly increasing in the number on the renewed contact with the some antigen and more
antibody can be produced to provide to the protection against the infection. That is the most important. The next is the types of vaccines here. The three main types of vaccine are available for kill the organism is a vaccine. Example: typhoid, cholera, pertussis, buffalo cough, rabies, and poliomyelitis. It means polio. And the liver altitude is the beacon organism and is a vaccine. Example: BCG, rubella, measles, and the polio. And annotations of means their natural is the behavior of the organism without causing to a disease. There is an active multiply organism provide to steroid to antigen supply. And the third is a toxic vaccine. There is a toxic vaccine example of diphtheria and tetanus. Toxic is a chemically and physically modified toxic that is no longer harmful but is returned to the immunosensitives. And there is the important vaccines, the BCG, DPT, and the MMR. There is a BCG, the Bacillus calmette-guerin, is the calmette and guerins were to the scientists who is the contribute to the development of tuberculosis vaccines. There is called to the BCG. The DPT is a triple vaccine. Its antigen is a diphtheria, tetanus, toxoid, and there are pertussis and virulentia bureaucracy and the whooping cough or organism. And MMR is their vaccines is attenuated is a strain of the measles, mumps, and the rubella. The another class of vaccine termed to the polysaccharide vaccine are available is a comprising to the vaccine for influenza and the meningitis or pneumonia in this vaccine. There is a event immunizing protection of organism they are used and the vaccines are further against the malaria, leprosis, anthrax and AIDS. तो हमारा यहाँ आता है सक्रिय प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब टीकाकरण के बारे में अगर हमने बात किया है तो सक्रिय प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण में क्या क्या आया है और क्या इसे जनमानस के लिए जो है हेल्प सिद्ध हुआ है, तो इसके विषय में हमने यहाँ बात करना है। कहते पुराने ज़माने में लोगों में देखा कि जो लोग एक बार किसी बीमारी के बाद स्वस्थ हो जाते थे उनमें उस विशेष रोग के उम्र भर पुनरावृत्ति नहीं होती थी। इसे हम प्रतिरक्षीकरण की संकल्पना को जन्म हुआ। एडवर्ड जेनर ने जो है गौ चेचक यानी काउ पॉक्स का प्रयोग करके 1796 में चेचक की प्रतिरक्षा का टीका प्रारंभ किया। तो ये काफ़ी जो है साइंस में एक चमत्कार के रूप में ही देखा गया। टीकाकरण का उद्देश्य जो है निष्क्रिय कीटाणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराता है और जो है शरीर व समृद्धि कोशिकाओं को विशिष्ट जनसंख्या उत्पन्न भी करता है। यह समृद्धि कोशिका जनसंख्या में बड़ी तेजी से बढ़ती है और सामान्य प्रतिजनन को पुनर्विकृति संपर्क द्वारा जो है संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षण के लिए अधिक संख्या में एंटीबॉडी उत्पन्न किए जा सकने के लिए अग्रसर रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि टीकाकरण कितना इंपॉर्टेंट रखता है और इससे कई बीमारी जो है सक्रिय नहीं हो पाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर टीकाकरण के प्रकार के तो आपको पता ही होगा कि कहते हैं 3 प्रकार के टीका यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। मारे गए जीवों द्वारा टीका के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए जो है टाइफाइड, हैजा, कुकुर खांसी, रेबीज और पोलियो, ये सारे जो होते हैं मारे गए जीवों द्वारा टीका का उत्पादन किया जाता है। एक होता है जीवित होता है तनुकृत यानी दुर्बलता जीवों द्वारा टीके के रूप में प्रयोग करना, जैसे BCG हो गया, रूबीला हो गया, खसरा हो गया, पोलियो हो गया। तो ये जीवित तकनीकी द्वारा बनाया गया होता है। तनुकृत जीवाणु बिना रोग पैदा किए हुए ही अपना जो है प्राकृतिक व्यवहार प्रकट करते हैं और सक्रिय रूप से वृद्धि करने वाले जो है जीवाणु स्वतंत्र रूप से जो है प्रतिजनन जो है आपूर्ति करते रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। तीसरी बात जो यहाँ पर आती है वो आता है जो है टक्साई टीके यानी टक्साई टीके भी इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। देखिए इसमें यही बात बताया गया है कि ये जो उदाहरण के लिए जो है डिप्थीरिया एवं टेटनस आती है। कहते हैं टक्साइड यानी अभिभाव एक रासायनिक या भौतिक रूप से परिवर्तित अविष यानी जीव विष होती है। ये जो हानिकारक नहीं रह गया है लेकिन इसका जो है प्रतिघनत्व यानी इम्यूनोजेनिसिटी बना रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण टीके की तो आपको पता है कि BCG, DPT और MMR जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टीकाकरण का नाम आपके समक्ष है। अगर देखा जाए पहले BCG के बारे में तो BCG जो है आपको बैसिलो कैलमेंट ग्यूरिन्स भी कहते हैं। इसको शॉर्ट जो है फुल फॉर्म है इसका बैसिलो कैलमेंट ग्यूरिन्स यानी जो है कैलमेट और ग्यूरिन्स 2 वैज्ञानिक ने इन्हें HRTV के टीके के विकास में योगदान दिया जिन्हें नाम से ये रखा गया यानी BCG इसका नाम रखा गया। तो ये जो साइंटिस्ट ने खोज किया उन्हीं के नाम से रखा गया और टीवी के इलाज में ये जो था एक रामबाण की तरह कार्य किया।
अगर डीपीटी की बात करें तो ये है तरज टीका यानी प्रतिरक्षण डिप्थीरिया, टेटनस, टक्साइड और पेट्रोसिस कुकर खांसी यानी ब्रोडेला पेट्रोसिस के रूप में कार्य किया और 3 नामक रोगों के जीवाणुओं के लिए एक ही टीका बनाया गया। अगर एमएमआर की बात करें तो ये टीका खसरा, ग्लुसरोस और रूबेला का है एक अन्य प्रकार के तंत्रित टीके हैं जिन्हें हम पॉलीसेकेराइड टीके भी कहते हैं, जो उपलब्ध होता है जैसे फ्लूड, मेनिंजाइटिस जो है निमोनिया। इस टीकों में जीवों के उपयुक्त जो है प्रतिरक्षा जनित भाग प्रयोग किए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर भविष्य के देखें टीके के तो मलेरिया जो है, कुष्ठ रोग और एंथ्रेक्स एड्स जैसी बीमारियों के लिए भी टीका जो है खोजी जा रही है और हो सकता है कि भविष्य में इस पे भी विजय पा लिया जाए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों से जितना हो सके शेयर करना है। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जाना है यूट्यूब पे और लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।